हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, 3-4 पाकिस्तान से रिलेटेड। उस पे बात करेंगे। एक तो अफ़गान शहरियों को निकालने का काम हो रहा है, उस पे सेनेट में भी बात हुई। सेनेटर मुश्ताक साहब ने उसको कहा कि ये तरीक़ाकार गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब फरमा रहे हैं कि जी अ, मतलब जो अफ़गान शहरी है वो रॉ के साथ मिलकर और पाकिस्तान में गड़बड़ियाँ मचा रहे हैं। कितनी हकीकत है, इस हवाले से बात करेंगे। फिर सियासत में बुशरा बीबी और मोनिस इलाइस, जो परवेज़ इलाही सीएम पंजाब के बेटे हैं, उनके साथ क्या चल रहा है और आईएमएफ ने पाकिस्तान को क्या बोला है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और जो होम मिनिस्टर को हटाया गया यूके के, उससे भी उस हवाले से भी बात की जाएगी। यकीनन जो फ़लस्तीन का इश्यू है, फ़लस्तीन वर्सेस इज़राइल, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें दुनिया में नज़र आ रही हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए मैं जॉइन कर रही है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, आरज़ू काज़मी। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। अच्छा आरज़ू, स्टार्ट इससे लेंगे क्योंकि अफ़गान जो रिफ्यूजीज़ हैं, इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, बड़ा गरम है ये इश्यू इस वक़्त पाकिस्तान में। कुछ हमारे मीडिया के दोस्त बड़ा मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कि यार आप इस तरीके से ना निकालें, ये गलत है, इससे नुकसान होगा। उसमें हमारे और आपके दोस्त एजाज सैयद भी शामिल है, ट्विटर पे भी और टीवी शोज में भी वो बात कर रहे हैं। किसी ने उनको कहा कि आप फलस्तीन की बात नहीं करते और आप अफगान रिफ्यूजीज की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हामिद मीर साहब है, यकीनन एक सीनियर आदमी है, बहुत अरसे से जर्नलिज्म से वाबस्ता है। वो कह रहे हैं कि जी ये एनडीएस और रॉ और सब ने मिलकर ये एक वो बनाया हुआ है पाकिस्तान में। क्या हकीकत है इसके अंदर? क्योंकि अशरफ गनी साहब जब थे उस वक़्त भी हम ये इल्ज़ाम लगाते थे, फिर तालिबान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। जब उनकी हुकूमत आई है तो अब 2 साल के बाद फिर हम वही इल्ज़ाम लगा। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं फ़खर। और जहाँ तक एजाज़ की बात है तो बिल्कुल मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। और यकीनन वो एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के जिन जिन पे यानी जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और यकीनन पाकिस्तान मीडिया के लोग जो हैं और जितने भी लोग हैं उनको यकीनन उनको अच्छा लगता होगा एजाज की जिस तरीके की रिपोर्टिंग होती है, बोल्ड किस्म की और बातें होती हैं। तो बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि जब आप जिस वक्त आपको पैसे मिल रहे थे यानी ये पाकिस्तान को, उस वक्त तो आपने बड़े हाथ उठा उठा के बुलाया उन्हें कि आइए आइए। और यहाँ पर आपने जो है वो एक रश लगा दिया। और हुँ, आप जानते हैं इस्लामाबाद में चाहे वो G9 हो या दूसरे सेक्टर हो, वहां पर कितने ज्यादा अफगान सिटीजन्स बिल्कुल। रहते हैं। मगर अब जब ज़रूरत नहीं रही और तो निकालने पर आ गए। जहाँ तक हुँ, स्मगलिंग और ड्रग्स और दूसरी चीज़ों की बात है, ये बात तो बहुत पहले से हम लोग जानते हैं कि इसमें पाकिस्तान के सिटीज़न्स भी शामिल हैं और यकीनन अफ़गान सिटीज़न्स भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। हुँ, लेकिन जब कोई बहुत टाइम तक आपके कंट्री में रहता है, यानी किसी भी कंट्री में रहता है, कोई पाकिस्तानी भी जाके चाहे वो इलीगली क्यों ना हो, तो कुछ साल के बाद वर्क परमिट भी मिल जाता है और उसको रहने की इजाज़त भी मिल जाती है, पासपोर्ट हुँ, भी बन जाता है। हाँ, अगर कोई क्राइम करे और उस क्राइम को करते हुए पकड़ा जाए, फिर तो चले आप उसको अरेस्ट करें और उसको डिपोर्ट कर दें या उसकी कंट्री में आप उसको भेज दें। मगर ये तो तरीका नहीं है कि जितने लोग हैं आप सबको एक साथ ऐसे निकल जाने को कहेंगे। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि पैदा ही यहाँ पर हुए, उन्होंने कभी अफ़गानिस्तान देखा ही नहीं है। हुँ, और यही वजह है कि जब वो उन्हें वापस जाने का कहा जा रहा है तो वो परेशान हो रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान हरगिज़ ऐसी हुँ, कंट्री नहीं है जहाँ जाने में कोई खुशी महसूस करे। या तो आपने कहा हो ना कि निकल जाएँ जी, यूएई चले जाएँ या निकाल देंगे, हम अमेरिका पहुँचा देंगे, तब शायद कोई बिल्कुल, खुश हो जाता। लेकिन एक ऐसी कंट्री जहाँ पे औरतों की आज़ादी नहीं है, औरतों को कोड़े मारे जाते हैं, तरह-तरह की पाबंदियाँ हैं, हर तरह से परेशान किया जाता है, एजुकेशन नहीं है, गर्ल्स एजुकेशन बंद कर रखी है। वहाँ पे कौन जाना चाहेगा? यही वजह है। जहाँ तक हामिद मीर साहब की बात है, हामिद मीर साहब की खैर मैं कभी फ़ैन नहीं रही हूँ और मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, उनकी जर्नलिज़्म ने मुझे कभी इम्प्रेस नहीं किया। सही। यकीनन अच्छे जर्नलिस्ट होंगे लेकिन बहरहाल मेरे टाइप के जर्नलिस्ट नहीं हैं। तो उनका ये कहना कि वैसे तो आपको याद होगा कि एहसान उल्लाह एहसान भी हमारा एक हीरा था, जो गायब हो गया।
और हम्म। पेशावर पब्लिक स्कूल में वो इन्वॉल्व आर्मी था, पब्लिक। उसने सॉरी आर्मी पब्लिक स्कूल में वो इन्वॉल्व था और उसने मानी भी थी ये बात, और फिर वो हमारी ही एजेंसीज के पास था और उसके बाद उसको पहुंचा दिया गया कहीं, उसकी फैमिली समेत। और इस बात पे शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है कि इस बात के ऊपर पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की एजेंसीज ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया कि जी एहसानुल्लाह एहसान को तो इंडिया भगा के ले गया। वो वाहिद आदमी है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। जी। लेकिन अब जब अफगान सिटीजन्स की बारी आई है तो एक बार फिर हामिद मीर साहब ने घुमा फिरा के बात जो है वो रॉ की तरफ ले गए और भारत की तरफ ले गए। यानी कि आप चाह रहे हैं कि आपको बॉर्डर के दोनों साइड पे, दोनों बॉर्डर पे से आपको जो है वो चपेड़े पड़े। ये कुछ कहना चाह रहे हैं इसलिए कि एक तरफ आप दुश्मनी ले रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों की कि बिल्कुल। आप जिस तरह से उनके सिटीजन्स को निकाल रहे हैं। मेरे ही शो में एक हमारे पैनलिस्ट आए थे इंडिया से और वो कह रहे थे कई चीजों में से एक चीज ऐसी है कि बल्कि आप भी जानते हैं एम्बेसडर दीपक वोरा साहब, उन्होंने कहा जी। कि अफगानिस्तान या अफगान की दुश्मनी से खुदा बचाए, कि उनकी दुश्मनी जो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। तो आप उधर भी दुश्मनी ले रहे हैं उन लोगों को भेज के और उसके बाद आप नाम लगा रहे हैं भारत का, यानी भारत के साथ पहले ही आपके टर्म्स हम्म। खराब हैं। हम्म। आप उनके मिन्नते तरले कर रहे हैं कि जी ट्रेड कर लो तो फलाना कर लो तो ये कर लो, वो मुंह नहीं लगा रहा, और उसके बाद आप उनको और चिढ़ा रहे हैं इस किस्म की बातें करके। मतलब मुझे तो हामिद मीर साहब की बात बहुत ही अजीब और नॉनसेंस किस्म की लगी। और जिसे कहते हैं ना, वो यकीनन वो किसी के अंडर ये बातें कर रहे होंगे, जरूर किसी जगह से उनको डिक्टेशन आया होगा, ऑर्डर आया होगा, तभी इस किस्म की बातें की जा सकती है। कोई हम्म। अगर वाकई में जर्नलिज्म कर रहा है और वाकई में कोई रिपोर्टिंग कर रहा है तो वो इस किस्म की बात नहीं करेगा बगैर किसी सबूत के। खैर वो लोग सबूत सबूत भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम्म। ये एक मेरा ख्याल है बहुत ही उन्होंने गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात की है। सही है, बिल्कुल। और खैर, ये वाली बात कि ये इल्ज़ामात बहुत पहले भी हम अशरफ गनी साहब की इसलिए हमारे साथ काफ़ी ख़राब हो गई थी। ताल्लुक़ जो था बहुत ख़राब हो गया था और वो इस लेवल पे चला गया था कि उन्होंने पाकिस्तान आना ही छोड़ दिया था। और हम उस वक़्त तो करते थे, लेकिन अफ़सोस मुझे ये समझ नहीं आ रही कि फिर हम हमेशा ये इल्ज़ाम लगाकर और ख़ुद अगर बरी-ओ-ज़िम्मा हो जाते। सेनेटर मुश्ताक साहब ने अपना सेनेट में बात की और उन्होंने बोला कि आप ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास भी बड़े मज़बूत इदारे हैं। आपने अफ़गान बॉर्डर को फेंस किया है 94% के आस-पास उनकी उनके मुताबिक। मेरे पास क्योंकि 84-85% कहते हैं कि जी ये फेंस हो चुका। कहते हैं कि 6 लाख लोग अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान आए। ये कैसे आए? आखिर ये सवाल किसी ने तो इसका जवाब देना है। अब फ़खर यूसुफ़ज़ई और आरज़ू काज़मी तो मेरा ख़्याल नहीं दे सकती। उसकी वजह ये है कि हमारा काम नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पे हम तो नहीं खड़े होते भाई कि कौन 6 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है कि वो कैसे आएँ। तो लेकिन अफ़सोस आरज़ू इस बातों के कोई जवाब हमें नहीं देता और जब आप पूछते हैं तो मतलब जवाब तो दूर से चले ना दें, लेकिन वो बुरा भी मानते हैं कि आप इस तरह पूछा ना करें। जाहिर है अब इस तरह के सवाल अगर पूछेंगे तो बुरा तो लगेगा ना उनको। जी। अभी जैसे आपको मालूम है कि अननोन गनमैन जो है वो आके उड़ाते जा रहे हैं हमारे अनमोल बिल्कुल, रतन। बिल्कुल, अब बहुत अगर सारे हो गए हैं। कोई अब अगर कोई इनसे पूछे, मैं ये उसी उन्हीं के हामिद मीर साहब की वीडियो से रिलेटेड जी, ही जी। बात कर रही हूँ जी, कि जी। अगर यही कहा जाए कि जी 2-3 ऑप्शन दे दी जाए, हम खुद उड़ा रहे हैं, ठीक है। हुँ। दूसरा ये कि भाई आपस में ही लड़के उनको कोई और उड़ा रहा है, आपस की कोई जी, दुश्मनी है जो उड़ाई जा रही है। जी, तो अब उनके जो हेड है, यानी जो उन जमातों को चलाते हैं या जो उन ऑर्गेनाइजेशंस के हेड है, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो या कोई भी XYZ, वो जी, सब तो जिंदा है ना। वो कहेंगे भाई तुम लोगों ने हमें पाला, बनाया, फंडिंग की, हमें सिखाया, इधर जाना जी, है, उधर जाना है, फलस्तीन जाना है, कश्मीर जाना है, अफगानिस्तान जाना है, अब तो तुम हमें मार रहे हो। तो बिल्कुल। वो चीज भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, जी, जो कि वो सोची ही जा रही होगी। जाहिर है जो उस गैंग के या जो उस ग्रुप के हेड होंगे वो सोच तो रहे होंगे ना हमारा एक एक बंदा एक एक करके टपकाया जा रहा है, हुँ, अननोन गनमैन जी, है कौन। तो अब जाहिर है वो इल्जाम ये अपने सर भी नहीं ले सकते कि भाई तुम्हारा रोल खत्म हो गया तो इसलिए हम तुम्हारे बंदे उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा होगा जी। चलो इंडिया पर डाल दो। तो आमिर मीर साहब जो है जाहिर है उनको सुना जाता है, एक सीनियर बिल्कुल, जर्नलिस्ट है, इसमें बड़े कोई जर्नलिस्ट हैं। डाउट नहीं है। बहुत उनकी बात को सुना जाता है और बहुत उनकी बात को लोग मानते भी हैं। हाँ, ये बात है कि लोग मानते भी हैं, तो उनसे कहा गया होगा चलो भाई एक वीडियो तुम पेल दो और जाके बोल दो बिल्कुल, के
कि ये भारत कर रहा है और रॉ कर रही है, भारत में उनकी अपनी कहानियां चल रही हैं। कभी वो मतलब अपनी इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, तो कभी फॉरेन पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, तो कभी दिवाली हो रही है, तो कभी उसके पीछे झकझक भगभग हो रही है कि ये पटाखे नहीं चलने चाहिए, बल्कि आपकी और हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्त है यहाँ ना, उन्हें वो पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बैठी है, 3 दिन से उनकी जो ट्वीट्स आ रही है मेरी, मैं बीच में सोची थी याना को फोन करूं, फिर मैंने कहा अरे तो बड़ी सुनाएगी मुझे, क्योंकि मैंने बीच आजकल में बड़ी उसकी, गुस्से में। आजकल बहुत गुस्से में, तो मैंने कहा मैंने जी, उसकी जी। ट्वीट के बीच में मैंने भी एक वैसे ही शरारत कर दी थी बीच में कि भाई वो गजा के साथ मिला रही थी उसके दिवाली जी, फेस्टिवल जी। को, तो मैंने कहा जी। भाई उसका आपस में क्या कनेक्शन है, मुझे को समझ नहीं है। तो खैर उन्होंने, मुझे शुक्र है ट्विटर पे तो छोड़ दिया, लेकिन मैंने कहा अगर मैंने फोन कर लिया तो मैंने कहा फोन से बाहर आके मुझे 2 जूते मार के चली जाएगी, तो इसलिए मैंने उसको छेड़ा नहीं। तो वो जी, मुझे जी। नहीं पता उसको हुआ क्या है ना, अच्छी भली बैठी हुई थी अचानक से वो, और अच्छा जो उन्होंने वीडियो शेयर की है जी। अपनी जहाँ पे वो रह रही हैं जी, जी। नोएडा में, बहुत ही खूबसूरत, हर बिल्डिंग में लाइट्स नज़र आ बहुत रही हैं, और मैंने वो देखी है थोड़ी-सी, बड़ी अच्छी वो, इतनी, बड़ी और प्यारी। आप जैसे आप भी जानते हो और बहुत से लोग जो हमारे चैनल को देखते हैं रेगुलरली, उनको पता है कि मुझे तो बहाना चाहिए होता है लाइट्स लगाने का, मैंने अभी भी लगा रखी है। तो वो बिल्कुल। मुझे बड़ी पसंद है लाइट्स, आई विश के मतलब मैं खुद भी बड़ा पसंद करती हूँ, मेरे घर में बालकनी में इसी पे वैसे भी तो लाइट्स उनके होती हैं। झगड़ा उन इसी पे तो उनके और लोगों के साथ झगड़ा चल रहा तो है। वो कह रही है, वो कोई वो लोग कहते हैं मतलब कि नहीं, ये फायरवर्क्स का एक फेस्टिवल है, हाँ, कोई कहते और हैं कि होता लाइट का है। फेस्टिवल है। मतलब नहीं हर देखिए किसी का हमारे, अपना-अपना वो है, पॉइंट ऑफ व्यू आपको है, शब-ए तरीका है। बारात में आपको पता ही होगा यहाँ पे भी कितने पटाखे चलाए जाते हैं, हाँ, शब-ए बारात जब क्रैकर्स होती है, बहुत बहुत ज़्यादा बिल्कुल, क्रैकर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो ये कोई बात ऐसी आपकी बात सही है। नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हालाँकि अब थोड़ा-सा उनको अगर देखा जाए आरज़ू, थोड़ा-सा कम हुआ है, लेकिन जिस वक़्त मैं नहीं, स्कूल कॉलेज में था उस वक़्त तो यानी नहीं इतना होता था कि अब भाई स्मोक ही स्मोक नज़र आ रहा होता देखिए, था, बहुत कम तो ज़्यादा इस था। फ़खर वो कम तो इसीलिए हो गया ना कि हमारी गवर्नमेंट ने भी पाबंदी लगाई है ना, हाँ, गवर्नमेंट ने पाबंदी हमारे लगी यहाँ है, भी बिल्कुल पाबंदी मिलती है, भी नहीं है, वो जो तो वो पटाखे-वटाखे वो मिलती मिलते नहीं है, भी नहीं है हाँ, वो आजकल। हाँ, मिलते नहीं बिल्कुल है, ये है। लेकिन खैर न्यू ईयर वगैरह पे मिल जाते हैं। न्यू ईयर पे हाँ, बिल्कुल, अगर अगर आप यहाँ हो तो फायरवर्क्स के लिए आपको मिल जाता है, मिल बिल्कुल। जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है इसलिए मुश्किल से मिलते हैं, तो वही बात वहाँ पर भी हाँ, होगी। लेकिन वो जो वीडियो शेयर कर रही थी वो बहुत खूबसूरत वीडियो थी, बल्कि कई और मैं हमारे जो इंडियन हुँ, फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी अपने अपने एरियाज़ की वीडियो शेयर की हैं इंस्टाग्राम पे और हुँ। ट्विटर पे, तो बहुत बहुत अच्छी खूबसूरत, लाइटिंग हुई है, बहुत अच्छी प्यारी बहुत लाइटिंग है। खूबसूरत लग रही बिल्कुल, है। इसमें कोई तो डाउट, बड़ी प्यारी ले लगी है। मगर ये ज़रूर है कि पता नहीं याना को क्या हुआ है, याना प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, पानी पिएँ, कोई चॉकलेट खा लें, मुँह पे ठंडा पानी मारें, आपको अच्छा लगेगा। और अगर क्रैकर से आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, होता है बाज़ दफ़ा लोगों को कम सुनाई हाँ, देता हो होता सकता है, है ये हम हो सकता है इसको ज़्यादा सुनाई देता हो ना, लोगों को कम सुनाई हाँ, देता हो, मुझे लगता तेज़ है याना, तेज़, बहुत तो तेज़, आप एक्स्ट्रा जो है तेज़ ना वो सुनाई दे। कॉटन बड्स जो है ना वो कान के अंदर डाल के और मज़े से बैठे, ना किसी की मुझे आवाज़ लगता है आनी कि है, अगली ना ट्वीट कुछ। जो है ना, अगली ट्वीट याना ने ना आंसू को टैग करके कर ली है, मुझे अंदाज़ा हो रहा है। लेकिन खैर एनीवे, अब वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग लगे हुए हैं, उनके नहीं, साथ वो बहस कॉटन चल बड्स रही है। आते हैं, बड़े अच्छे कॉटन बड्स होते हैं, वो या ना आप कान में जी, लगा जी। लीजिए और बस आराम से दूसरों को भी जीने दीजिए, आप भी आराम से चिल मारिए। एन्जॉय कीजिए, मतलब हाँ, एन्जॉय कीजिए। इतना क्या मतलब प्रॉब्लम है, मुझे समझ चलें नहीं आ खैर रही है। अब अरे कल से आज का दिन हो गया, उसकी लड़ाइयाँ ही खत्म नहीं हो रही है, सीधे चढ़ा के लगी हुई है ट्विटर के ऊपर। मैं पता नहीं क्या बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही। खैर एनीवे, ये थोड़ा-सा आते हैं पाकिस्तान की तरफ ज़रा आते हैं। हुँ, पाकिस्तान में भी दिवाली खैर सेलिब्रेट तो हुई सिंध में, क्योंकि एक बड़ा नंबर रहता है, और बिलावल साहब गए भी मालानी हाउस में, उन्होंने केक भी काटा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा-सा पॉलिटिक्स में बुशरा बीबी दोबारा से उनकी एक एंट्री, तो खैर नहीं कहना इस तरीके से कहना चाहिए, लेकिन केसेस के हवाले से एंट्री उनकी हुई है, हुँ। खान साहब के जेल जाने के बाद, और नैब ने उनसे बड़ी पूछगछ की है, मुनस्सन इलाही के और परवेज़ इलाही साहब के अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज किए हैं। तो क्या हो क्या रहा है कि अब बुशरा बीबी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है या कुछ और चक्कर है? पता नहीं है, वैसे बुशरा बीबी का नाम ईसीएल में डाल दिया गया है और हो जी, सकता है कि बुशरा बीबी जो है वो बताया जा रहा है कि हो सकता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, लेकिन उनके जी, जो पहले हस्बैंड थे खाबर मानिका, उनको छोड़ दिया गया है और सही, वो रिहा हो गए हैं आज। अब उनको किस लिए रिहा किया गया है, मतलब उनको रिहा कर दिया और इनका नाम ईसीएल में डाल दिया, मतलब ये कहीं हुँ, बाहर नहीं जा सकती अब बिल्कुल, किसी भी कंट्री में। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ आने वाली हैं, लेकिन अगर मैं तारड़ साहब की बात का बिलीव करूँ तो उनको बुशरा बीबी से ज़्यादा
खबर मनिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार है कि वो कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो क्या कहते हैं। मगर बहरहाल ये सिलसिला यहाँ चलता रहता है। इसी तरीके से आपने जो परवेज़ इलाही साहब के बेटे मोनिस इलाही उन हाँ, देखा कि उनके खिलाफ फिर वारंट निकल आया। ख़ैर वारंट उनके पहले भी कई बार निकले मगर वो स्पेन में बिल्कुल। मज़े जी। से बैठे हैं, मगर अब ये हुआ है कि उनके सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ कर दिए गए। हुँ। अब उसके बाद यकीनन कोई तरीका ऐसा गवर्नमेंट को निकालना चाहिए या एस्टेब्लिशमेंट को निकालना जी, चाहिए कि जिनके ऊपर बड़े-बड़े केसेज़ हैं, मैं छोटे-मोटे केसेज़ की बात नहीं कर रही। बिल्कुल। जिनके ऊपर बड़े केसेज़ हैं, अगर वो यहाँ से भाग भी जाते हैं तो आप उनको वापस लाइए भई, उनको किसी तरीके से लाइए, उनको अरेस्ट कीजिए, वापस लाइए और जो सज़ा है या जो बिल्कुल। कानून है वो करिए। ये क्या बात हुई कि जो बेचारा छोटा चोर है, वो बेचारा यहीं बैठा होता है, वो पकड़ा जाता है और ये हुँ। बड़े-बड़े चोर जो हैं ये निकल जाते हैं और इन्हें कोई पकड़ने यानी अगर कोई आपकी मोटर बाइक चोरी कर ले या कोई आपका हाँ, हेलमेट बिल्कुल, चोरी कर ले या कोई बिल्कुल। छोटी-मोटी तो उसको तो ये जेल में डाल देते हैं और जो बड़े चोर हैं ये भाग जाते हैं, इनकी तस्वीरें आ रही होती हैं, कभी ये हुँ, यूरोप में बैठे हुए हुँ। हैं, कभी ये कनाडा में बैठे हुए हैं, नहीं भई इनको भी बिल्कुल, वापस लाइए। ये बिल्कुल सिलसिला सही कह रहे होना हैं। चाहिए, तभी तभी सिस्टम ठीक होगा कि अगर बड़े चोर को भी ये लगे कि मैं भाग नहीं सकता, मुझे वापस लाया जाएगा और इसमें सिर्फ़ सिविलियंस नहीं है, वो अभी आपने ज़िक्र नहीं किया लेकिन मैं कर देती हूँ जनरल साहब, जनरल जनरल शफ़ात। जनरल शफ़ात साहब हैं और जनरल शफ़ात साहब ना पहले हैं और ना आखिरी हैं। उनसे पहले बिल्कुल। आसिफ सलीम बाजवा, फिर कमर जावेद बाजवा, फिर फैज़ हमीद और न जाने कितने जिनके नाम भी शायद हमें नहीं आते होंगे, कितनी लंबी लिस्ट है इनकी, इन फौजियों की। हुँ, इनको भी लाइए, इनको भी सज़ा दीजिए ताकि ये लगे कि एक जैसे हैं, जो गलत बिल्कुल। काम करेगा, चाहे वो सबके लिए लॉज़ सिविलियन हो एक जैसे च हैं। बिल्कुल, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो एजेंसी का हो, चाहे वो आर्मी का हो, सबको एक जैसी सज़ा मिलेगी क्योंकि आपने अपनी कंट्री को ठीक करना है। कब तक हम शर्माते एग्ज़ैक्टली। रहेंगे, अपने पासपोर्ट को छुपाते रहेंगे कि हम पाकिस्तान से हैं। हमें कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आना चाहिए ना कि हालात ठीक हों और हमारे पासपोर्ट बिल्कुल। की इज़्ज़त हो, हमारे लोगों की इज़्ज़त हो। मैं ये नहीं कह रही कि सब करप्ट हैं, ना सारे पॉलिटिशियंस नहीं, करप्ट नहीं, हैं, बिल्कुल सही ना कह रहे हैं। ना सारी एजेंसी, ना सारे फौजी। हमारे नहीं, यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जिसे कहते हैं ना 10% लोग हैं हर इदारे में से 10 से लेकिन 20% उसकी लोग हैं। वजह से फिर पूरे इदारे जो है वो गंदे हो रहे होते हैं ना। उसकी रीज़न सबके यही है कि ऊपर उँगली उठती है। हाँ, क्योंकि आप किसी को सज़ा नहीं बात देते। अब सारी मैं ये है ना। और क्या, हमारा मीडिया बहुत करप्ट है, आप बाकियों को छोड़ें। बिल्कुल, मीडिया बेशक, मीडिया में बिल्कुल कम सही कह रहे करप्शन हैं। नहीं है, लेकिन अभी आपने सुना या नहीं लेकिन मैं बताती हूँ मलिक रियाज़ दुबई में अपनी जो है वो डिजिटल मीडिया कंपनी खोल रहे हैं और जी, उसके लिए सुना है बड़े-बड़े जो हमारे टीवी एंकर्स और जर्नलिस्ट हैं, उनके नाम जा रहे हैं कि वो दुबई से जाकर वहाँ से काम बिल्कुल। करेंगे और वहाँ से शोज़ करेंगे, सब कुछ होगा। तो वहाँ जाने का क्या मतलब है? वहाँ जाने का वो ये मतलब है कि वहाँ पे इतनी पाबंदी नहीं होगी, ये डर नहीं होगा जो हमें रहता है। पता नहीं किस वक़्त घर पे हुँ, पहुँच जाएँ, पता नहीं किस हुँ। वक़्त रोक दें, पता नहीं किस वक़्त क्या कर दें। तो ये जी, सब चीज़ें वहाँ दुबई में नहीं होंगी, तो इसलिए अब यही कहा जा रहा है कि मलिक रियाज़ वहाँ से जो है अपना डिजिटल मीडिया जो है वो उसको लॉन्च करने के लिए जा रहा है और जितने ये टीवी एंकर्स हैं ना, जो सुबह-शाम मलिक रियाज़ को चोर-वोर बताते रहते हैं, हाँ, कि ये माफ़िया है, ये वो, मैं भी बहुत दफ़ा कहती हूँ, पता नहीं मलिक रियाज़ को मेरा नंबर ही नहीं मिल रहा, हो मुझे सकता लगता है है आपको भी कॉन्टैक्ट कर लें, ऐसा तो नहीं हाँ, हो सकता। आई विश आपके मुँह में घी शक्कर के मुझे भी कॉन्टैक्ट कर ले, लेकिन जी, अभी तक मुझे किया नहीं, हालाँकि मैंने हर तरीका आज़मा लिया, मैंने वाह-वाह भी कर ली, मैंने गालियाँ भी दे के देख लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मगर दोनों ख़ैर सूरतों बहरहाल में कुछ हुआ नहीं। दोनों सूरतों में कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल मलिक रियाज़ का सभी को पता है कि माफ़िया है और किस तरह का है, तो बहरहाल वो वहाँ पर जा रहा है और ये जितने हमारे सो कॉल्ड मीडिया पर्सन ये सारे भाग-भाग के उधर पहुँचने वाले हैं, दुबई में। लाज़मी बात है, अब इतना बड़ा लंबा पैसा देंगे तो क्यों ना आ जाएँ, ये तो ख़ैर नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना मुझे नोट बका मेरा मूड बने तो वही वो नोट हाँ, ऐसे-ऐसे दिखाएँगे तो फिर मूड तो हाँ। इन सब का करेगा कि ये जाके और वहाँ पे जाके जॉइन करे। ख़ैर वो उनके हवाले से खबरें भी मुझे आ रही हैं वैसे कि मुझे वैसे जी, समझ नहीं आ रही है ऐसी कौन-सी बात है जो ये वहाँ से जाके कर पाएँगे और यहाँ से नहीं कर पाएँगे। इसलिए कि हम लोग तो शायद ही हमने कोई बात छोड़ी हो जो हम ना कहते हो और देखिए अब हम यहीं से मैं बैठ के भी कह रहे हैं। हाँ, एक चीज़ सिर्फ़ जो मुझे रहती है वो ये है कि मैं जी। कहती हूँ ऐसा हमारा इंटरनेट बड़ा ख़राब है जी, कभी अप डाउन चलते रहते हैं, वो अलबत्ता दुबई में नहीं होंगे। नहीं, अब तो ख़ैर वो मलिक साहब बड़े इस हवाले से बड़े ज़हीन आदमी हैं, तेज़ आदमी हैं, वो कोई चीज़ें सोच के बैठे होंगे। ये भी शायद रीज़न हो सकते हैं जो आप बता रही हैं, लेकिन हो सकते हैं कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं, कोई नया बहरिया वो वहाँ पे बना रहे क्योंकि यहाँ वाला सुना है कराची वाला बिल्कुल लेट गया है। कोई लोग वहाँ पे हाँ, प्रॉपर्टीज़ नहीं उससे खरीद मुझे रहे। याद आया मुझे याद आया आपकी बात से कि बिल्कुल जी, कराची वाला और कई उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं बहरिया टाउन के वो लेट बिल्कुल। गए।
लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में शायद वो अपने आप को ये भी डिक्लेयर कर दें कि जी दिवालिया हो गया है और बैरिया टाउन जो है अब कुछ नहीं कर सकता। ये भी अनाउंसमेंट आ सकती है, ये भी बताया जा ये रहा है। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि ये लोग वैसे नहीं है, मतलब ये हम और तरह से सोचते हैं, ये और तरह से सोचते हैं। हुँ। नहीं, ये वैसे बिलियनियर्स तो नहीं बने ना, जिनके 10-10 हेलीकॉप्टर और पता नहीं कितने-कितने अपने बिज़नेस जेट रखे हुए हैं इन लोगों ने। तो ये मगर बाकायदा इन्होंने सोच समझ के ये सारा प्लान किया होगा, और ये अब से नहीं किया होगा, ये पता नहीं, हो सकता है हाँ, साल से चल रहा हो ये कहानी। मगर जिन लोगों ने पैसा लगाया है, यानी कि जो आम पब्लिक है, वो ज़रूर परेशान हो रही होगी, लेकिन तो उस उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? उनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बहरिया क्या है इसका नाम? बहरिया वालों का जो ये प्रोजेक्ट्स हैं मलिक रियाज के, उनसे भी बड़ा एक कोई है वो हाउसिंग स्कीम डीएचए। जी, जी, हो जी, सकता बिल्कुल। है कि वो इसको टेक ओवर कर लें और बाकी का आगे का काम वो कंप्लीट करें, ये भी कहा जा रहा है। चलें, कर सकते हैं। आरज़ू, उनके लिए ये कौन-सी बड़ी बात है, वो तो ऐसे हाँ, बस 200 आम बेरिया पब्लिक का टाउन्स बन नुकसान नहीं होना चाहिए, आम हाँ, पब्लिक ये का 200 बेरिया टाउन बना सकते हैं। डीएचए उनका बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, फोर्सेस का बड़ा कामयाबी से उन्होंने हुँ, जहाँ-जहाँ लॉन्च किया हुआ है, तो अगर वो ज़मीन मतलब 5 लाख रुपए कनाल थी, तो वो फिर आपको वही 5 करोड़ में मिल रही होती है। हुँ, डेवलप तो करते हैं, इसमें खैर कोई डाउट नहीं है। बाकी बड़ी सारी बड़े सारे क्वेश्चन रेज़ होते हैं, और हम करते भी हैं, हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन बहरहाल एक लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लोग जाते हैं और वो महँगी-महँगी ज़मीनें खरीदते हैं, महँगे-महँगे घर खरीदते हैं। अच्छा, आते हैं थोड़ा-सा आईएमएफ की तरफ, और उनके डेलीगेशन को कहा गया कि भई हम अवाम के ऊपर मज़ीद बोझ नहीं डालेंगे। 9,400 अरब के टैक्सेस ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, और अब हम थोड़ा-सा सिंप्लिसिटी लेके आएँगे, ऑस्टेरिटी जो मेयर्स हैं वो लेके आएँगे, सादगी अपनाएँगे और खर्चे कम करेंगे। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बातें तो सब बहुत अच्छी करते हैं। हमारे जी। जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उनमें एक चीज़ कॉमन है, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों, चाहे वो आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, इमरान खान, ये सब लोग बातें बहुत अच्छी करते हैं। इनसे हुँ, जब भी आप कोई भाषण देने को कहें ना, तो ये बहुत ऐसा देते हैं कि बस इंसान को लगता है कि मैं अब हर प्रॉब्लम से निकल जाऊँगा और हुँ, मेरे घर में भी जो है वो खाने की कमी नहीं होगी, मुझे कोई यूटिलिटी बिल्स परेशान नहीं करेंगे और हुँ, पब्लिक जो है वो ऐसे रहेगी जैसे यूरोप में रहती है कि सारे खर्चे गवर्नमेंट उठाएगी, एजुकेशन हुँ, फ्री, हेल्थ फ्री, हुँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसी तरीके से ये भी जब आईएमएफ वालों के सामने बात करते हैं या आईएमएफ की बात जब ये पब्लिक से करते हैं या पब्लिक को कोई दिलासा देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उसको हरगिज़ सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यूरोप नहीं, ये पाकिस्तान है। यहाँ हुँ, पर हम पिछले 76 ईयर से डसे जा रहे हैं और आगे भी इसी किस्म के साँप नेवले जो हमने असेंबली में पहुँचाने हैं, वो हम पहुँचा देंगे और जो पहुँचाने वाले हैं, वो उनके भी बाप हैं। तो ज़ाहिर है हुँ। यही कुछ होता रहेगा जो 76 ईयर से हो रहा है। पाकिस्तान में कुछ बदलने वाला नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे जी, कुछ बिल्कुल। चेंज आ जाएगा, यहाँ पे पब्लिक की ओपिनियन के ज़रिए वोटिंग होगी, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वो बनेगा जिसको पब्लिक चाहेगी या जिसे पब्लिक वोट करेगी, ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा ना ही कभी होगा। जो पब्लिक ये समझती है कि मैं वोटिंग के दिन मैं बाहर निकल के वोट डालूँगा और उसकी वजह से कोई आ जाएगा या कोई नहीं आएगा, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ मेरी दुनिया में मेरे ख़्याल है दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए कि सही। पाकिस्तान में इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं है। अभी से फ़ख्र ये हो रहा है कि ना सिर्फ़ प्राइम मिनिस्टर का पता है बल्कि ये भी पता है किस पार्टी को कितनी सीट्स मिल रही हैं। जी। किसको कौन-सी मिनिस्ट्री मिल रही है, एमक्यूएम को क्या दिया जा रहा है, पीपल्स बिल्कुल पार्टी ठीक। को क्या मिलेगा, पीएमएलएन बेशक। को क्या मिलेगा। तो मैं कहती हूँ ऐसे हालात में एक रहम कर दें अगर ये हमारे पॉलिसी मेकर्स और जो भाई लोग हैं कि कम से कम इलेक्शन करवाना बंद कर दें। वो जो हुँ, पैसा आप उसमें ज़ाया करते हैं इलेक्शन के दिनों में व उसमें जो आप बनवाते हैं, सारे पेपर्स बनवाते हैं, बुलेट पेपर और ये सब कुछ ड्रामा जो करते हैं, वो पैसा बचा के जो है वो किसी के काम में लगा दें भई, किसी का मेडिकल हो, किसी और एजुकेशन में किसी उस सिस्टम में लगा दें या खुद खा जाएँ, जो कि खाते ही हैं, खुद खा हुँ, के डकार मार के चले जाएँ। मगर वो जो लोगों का टाइम ज़ाया करते हैं ना, बिल्कुल। चाहिए जी लाइन में खड़े रहें, आप भी अपने इलाके में चले जाते हैं हर हर इलेक्शन में, आपका तो बिल्कुल। वोट कहीं और है। तो मैं तो खैर बाहर निकलती ही नहीं, मैं तो घर में ही बैठी रहती हूँ और ब एक बार लाइफ में मैंने वोट डाला था, जब मेरी मदर थी और 2012 का आई थिंक वो इमरान खान 13, जब 13 में 2013 था में।
2013 में, सॉरी, जब इमरान खान के लिए जो है हम लोग निकले थे और हमें लग रहा था कि खान साहब आ जाएंगे तो बड़ा कोई चेंज आएगा। वो जब खान साहब आए तो हम्म। खान साहब ने तो आपको पता ही है कि बल्ले बल्ले ही कर दी। तो वो अब चेंज हो गया। वो ऐसा चेंज हुआ ना कि अब बिल्कुल ही मायने भी चेंज हो गया। तो मेरा बिल्कुल। मुझे लगता है कि लोगों को भी तकलीफ ना दें, खुद को भी तकलीफ ना दें, इलेक्शन मत करवाएं, सीधे सीधे बिल्कुल। लिस्ट जो है टीवी पे और दूसरे मीडिया चैनल्स पे जो है वो दिखा दें, कहानी खत्म। हाँ, बिल्कुल। किसी ने क्या कहना है, ना कोई कुछ कह सकता है। किसी की क्या मजाल कि कोई ऐसी कोई बात कर ले। लेकिन वो कहते हैं चलो यार, शोल मेला लगा चलता रहता है इलेक्शन में, ज़रा गेमा-गेमियाँ होती हैं, इधर जलसा उधर जलसा। हालाँकि हम्म। जरदारी साहब की बातों से पता चल रहा है और बिलावल साहब की बातों से कि वो क्या कह रहे हैं अभी कि आप वो देख लीजिए ना, इनडायरेक्टली वो सब। नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान जा रहे हैं बाप पार्टी के पांव पकड़ने के लिए। बिल्कुल, बाप पार्टी कौन है? वो बाप ही है ना इनके, बिल्कुल वाक़ई। भाई लोग के। तो बस। लेकिन यही खैर, अनफॉर्चुनेटली यही चल रहा होता है और इलेक्शंस तो खैर होते रहेंगे, जैसे भी होंगे लेकिन होते रहेंगे। अ, वो नहीं रुकेंगे, वो चलता रहेगा वो सिलसिला। उससे हम को जो भी कहें, लेकिन कुछ लोगों को चलो फ़ायदा हो ही जाता है। तो खैर आरज़ू, इलेक्शन तो होंगे, 8 फरवरी को इलेक्शन है और होके रहेंगे। बेशक वो 6 महीने पहले डिसाइड किया गया होगा कि हू विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो खैर एनीवे, देखते हैं कि ये पॉलिटिकल जो लोग हैं कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी पावर है इनके पास। बहरहाल मैं ये नहीं मानता कि ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि टुथलेस हैं या ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हो, आसिफ अली ज़रदारी साहब हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, असफंदियार वली खान साहब हो, महमूद खान अचकज़ई हो, बहरहाल इनके पास एक ताकत है। लेकिन वो तब है कि जब जब ये एक टेबल पे बैठ के और कहें कि इस मुल्क के प्रॉब्लम्स को हमने सॉर्ट आउट करना, देन इट्स पॉसिबल। अदरवाइज यही होगा कि वो कहेगा चलो यार, मेरी बारी आ गई है, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा, अगली दफ़ा देखी जाएगी। तो इससे कुछ भी हालात चेंज नहीं होंगे और चलता रहेगा ये सिलसिला। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम को बहुत शुक्रिया। आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।